Good morning, students. Your maths teacher Kiran is here. Today we are going to learn about the basic properties of determinants. So let's get started. This is chapter 4. Exercise 4.2. स्टूडेंट्स, आपने डिटर्मिनेंट्स के बारे में एक्सरसाइज 4.1 में बहुत ही डीपली पढ़ा है और इसमें आपने पता किया है कि डिटर्मिनेंट्स होते क्या हैं और हम 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स और 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ये भी आपने एक्सरसाइज 4.1 में सीख लिया है। आज बस हम डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे जो जनरली हमें डिटर्मिनेंट्स में यूज़ करनी होती है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी वो क्या है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट remains unchanged if its rows and columns are interchanged। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रही है बच्चे कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो अनचेंज रहेगी अगर हम इसकी रोज़ और कॉलम्स को जो है इंटरचेंज कर दें। हम वेरीफाई करेंगे इस चीज़ को, तो वेरिफिकेशन कैसे हो जाएगी। वेरिफिकेशन लेट कर लिया कि हमें जो डिटर्मिनेंट गिवन है वो क्या है हमारे पास, A1 A2 A3, B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। ठीक है, पहले हम नॉर्मली जैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का, ऐसे ही इसको सबसे पहले एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, के अलोंग जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा हमारा A1 इंटू, जब हम A1 की बात करेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छिपाने के बाद जो हमारे पास डिटर्मिनेंट बचेगा, डिटर्मिनेंट साइन आएगा यहाँ पर B2 C2 B3 और C3। उसके बाद माइनस A2 की रो और कॉलम छिपाने के बाद हमें क्या कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे, B1 C1 B3 और C3 प्लस A3 इंटू में जो डिटर्मिनेंट बचेगा रो और कॉलम छिपाने के बाद एलिमेंट आ गए हमारे पास B1 B2 C1 और C2। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, A1 इंटू क्या करते हैं 2 इंटू 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, B2 C3 माइनस B3 C2, अगेन माइनस A2, अंदर ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद B1 C3 माइनस C1 B3 और प्लस A3 इंटू में B1 C2 माइनस C1 B2। यहाँ तक क्लियर है। अब हमने क्या बोला था कि अगर बिना जब हमने कोई रो और कॉलम चेंज नहीं किया तब हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये आती है, लेकिन प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है कि अगर हम रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। तो अब क्या करेंगे, इंटरचेंज करके देखते हैं बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम्स of the determinant we get the determinant। हमें क्या मिलेगा डिटर्मिनेंट में, देखिए अब हमारा जो डेल्टा वो क्या बन जाएगा, अब हमने रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया, मतलब कि यहाँ पर जो रो थी वो अब कॉलम बन जाएंगी। तो फर्स्ट कॉलम हो गया हमारा A1 A2 A3, सेकंड रो थी B1 B2 B3, तो सेकंड कॉलम हो जाएगा B1 B2 B3, और ऐसे ही जो थर्ड रो थी वो थी C1 C2 C3, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, थर्ड कॉलम बन जाएगा C1 C2 C3। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट कॉलम के अलोंग जो है एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंडिंग
along first column we get, देखिए अब आपको एक डाउट आ रहा होगा कि हम फर्स्ट, यहाँ तो हमने फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया है और यहाँ हम फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें डिटरमिनेंट में जो वैल्यू मिल रही है वो A1 के इंटू में मिल रही है, A2 के इंटू में मिल रही है और A3 के इंटू में मिल रही है। तो अब हमने ये भी सीखा है 4.1 में कि हम किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर ले, हमारे डिटरमिनेंट को वैल्यू सेम रहती है। तो हम क्या करेंगे कि हमारा सम ईजी हो जाए, इसी वजह से हम फर्स्ट कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि फर्स्ट कॉलम है हमारा A1 A2 A3 में, और इसलिए इनटू में फिर हमारा ये A1 A2 A3 ही चलेगा इसी वजह से। तो इसको हमने नाम दे दिया डेल्टा 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट कॉलम के अलोंग, तो सबसे पहले A1 इंटू में, A1 के इंटू में क्या आ जाएगा, B2 C3 माइनस C2 B3, ठीक है। फिर माइनस A2 करेंगे जब, इंटू में क्या आ जाएगा, A2 की रो और कॉलम छिपाएंगे, बचेगा हमारे पास B1 C3 माइनस B3 C1। फिर प्लस A3 करेंगे जब, A3 की रो और कॉलम छिपाएंगे, हमारे पास एलिमेंट बचेंगे B1 B2 C1 C2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद आ जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1। तो देखिए यहाँ भी जो हमारा डिटरमिनेंट था ये चीज़ थी, और यहाँ भी जो हमारा डिटरमिनेंट आया है सेम चीज़ है। तो यहाँ से हमारी प्रॉपर्टी 1 जो है वेरीफाई हो जाती है कि अगर हम रोज़ और कॉलम को किसी भी डिटरमिनेंट में चेंज करते हैं तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, अनचेंज रहेगी, ठीक है। प्रॉपर्टी 1 जो है यहाँ से क्लियर हो जाएगी। अब अगर हम एक एग्जाम्पल लेकर इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई प्रॉपर्टी 1 फॉर डिटरमिनेंट आपको क्या गिवन है, 2 माइनस 3 5 6 0 4 1 5 माइनस 7। देखिए इस एग्जाम्पल के लिए, इस डिटरमिनेंट के लिए आपको प्रॉपर्टी 1 जो है वेरीफाई करके दिखानी है। तो सबसे पहले हम नॉर्मली क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, जो हमने सेम प्रॉपर्टी 1 जैसे वेरीफाई की है ऐसे ही करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो के अलोंग जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू में रो और कॉलम छिपाने के बाद एलिमेंट्स बचेंगे 0 5 4 माइनस 7, फिर माइनस इंटू माइनस 3 और डिटरमिनेंट बचा हमारे पास 6 4 1 माइनस 7 प्लस 5 इंटू में डिटरमिनेंट क्या बचा, 6 1 0 और 5। सॉल्व कीजिए अब इसको, ये हो गया 2 इंटू में 0 माइनस 20 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्लस 3, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 इंटू में अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया माइनस 42 माइनस 4 और प्लस 5 इंटू में 6 5 30 माइनस 0। यहाँ से जब हम सॉल्व करते हैं ये आएगा हमारा -40 माइनस 46 इंटू 3 हो जाएगा 138 और प्लस यहाँ पर 30 इंटू 5 या 150। जब इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास -28। तो देखो जब हमने रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज नहीं किया तब हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू आई है हमारे पास -28। अब हम क्या करते हैं, बाय इंटरचेंजिंग, अब हम इंटरचेंज करेंगे रोज़ एंड कॉलम्स को, रोज़ एंड कॉलम्स। जब हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा 1 से डिनोट करते हैं, और जो फर्स्ट रो थी 2 माइनस 3 और 5 ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और जो सेकंड रो थी 6 0 4 ये सेकंड कॉलम बन जाएगा, और जो थर्ड रो थी वो थर्ड कॉलम बन जाएगा। अब जैसे प्रॉपर्टी में किया था कि इनटू में क्या है हमारे पास 2 3 और 5 हैं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम के अलोंग जो इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग
along first column यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट कॉलम के अलोंग जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे यहाँ से हमें हमारा डेल्टा 1 आ जाएगा 2 इंटू में रो और कॉलम के बाद ये आ जाएगा 0 माइनस 4 और 5 की मल्टीप्लाई 20, फिर ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, सीधा प्लस लिख देते हैं +3 और बचेगा हमारे पास 6 4 1 और -7 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब -42 ये आएगा और -4 ये आएगा, +5 इंटू में 5 के रो और कॉलम छिपाने के बाद हमारे पास जो एलिमेंट बचेंगे 6 0 1 और 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 30 -0 सॉल्व करने पर वही आया -40 -138 और +150। तो यहाँ से भी हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है -28। तो हम लिखेंगे कि हेंस प्रॉपर्टी 1 इज़ वेरीफाइड। आई होप कि इस एग्जाम्पल के बाद आपको प्रॉपर्टी 1 बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, प्रॉपर्टी 2। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा कि अगर हम डिटर्मिनेंट के रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब प्रॉपर्टी 2 करते हैं। प्रॉपर्टी 2 क्या बोलती है कि इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम्स, मतलब या तो हम रो की बात करें या सिर्फ कॉलम की बात करें, ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड then sign of the determinant changes। मीन्स अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर दो रो को या दो कॉलम को अगर हम आपस में इंटरचेंज करें तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारी, उसका साइन चेंज हो जाएगा सिर्फ। इसको वेरीफाई करते हैं। लेट कर लिया कि जो हमारा डिटर्मिनेंट गिवन है वो क्या है हमारे पास, A1 A2 A3 B1 B2 B3 and C1 C2 C3। दिस इज़ अवर गिवन डिटर्मिनेंट। अब हमें वेरीफाई करना है कि अगर हम दो रोज़ को या कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो हमारा जो साइन है डिटर्मिनेंट का वो चेंज होगा। सबसे पहले विदाउट एनी इंटरचेंजिंग नॉर्मली जैसे करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, जब ये करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट डेल्टा इज इक्वल्स टू, ये नॉर्मली आप बहुत बार कर चुके हैं तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ कि A1 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर क्या आएगा B2 C3 और माइनस में C2 B3, फिर माइनस A2 के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 के साथ जब मल्टीप्लाई आएगी तो बचेंगे हमारे पास B1 C1 B2 C2, तो क्या हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1। ये तो हमने विदाउट इंटरचेंजिंग किया है। अब हम क्या करते हैं कि इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंजिंग फर्स्ट एंड थर्ड रो। हमने क्या किया, फर्स्ट एंड थर्ड रो को इंटरचेंज कर लिया, फर्स्ट एंड थर्ड रो को जब हम इंटरचेंज करेंगे तो जो न्यू डिटर्मिनेंट बनेगा हमारा, जिसको डेल्टा 1 से डिनोट किया, वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड रो को इंटरचेंज किया है तो जो फर्स्ट रो थी वो थर्ड बन जाएगी A1 A2 और A3, और जो थर्ड थी वो फर्स्ट बन जाएगी C1 C2 C3, और जो रो 2 थी वो एज इट इज़ B1 B2 B3। अब सेम वही चीज़ कि जब हमने बिना इंटरचेंज के किया था तो हमने इनटू में लिया था A1 A2 A3, सेम हमारा डिटर्मिनेंट सेम रहे, इसी वजह से हम अब क्या करेंगे, थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड कर लेंगे। तो एक्सपेंडिंग अलोंग थर्ड रो के अलोंग जब एक्सपेंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट बन जाएगा हमारा डेल्टा 1 A1
इनटू में। अब देखो A1 की रो और कॉलम छिपाएंगे तो ये चीज़ बचेगी, इसको लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद, तो ये हो जाएगा माइनस B2 C3। फिर माइनस में A2 की बात करेंगे, A2 की रो और कॉलम छिपाने के बाद ये एलिमेंट्स बचते हैं, तो मल्टीप्लाई में करेंगे जो यहाँ पर आ जाएगा C1 B3 माइनस C3 B1। फिर प्लस A3 में करेंगे, ये हो जाएगा B2 C1 माइनस B1 C2। देखिए अगर इसमें से हम माइनस साइन कॉमन लें, माइनस साइन अगर हम कॉमन लें तो ये हो जाएगा माइनस A1 इंटू में ये चीज़ पहले आ जाएगी B2 C3 माइनस C2 B3। जस्ट यहाँ से हमने माइनस साइन कॉमन लिया है, माइनस A2 और इसका माइनस साइन बाहर आया तो ये क्या हो जाएगा B1 C3 पहले और B3 C1 बाद में। ऐसे ही प्लस A3 करेंगे, B1 C2 आगे आ जाएगा प्लस का, और ये माइनस B2 C1 ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये माइनस साइन तो हमारा एज इट इज़, ये जो हमारी वैल्यू आई है A1 B2 C3 माइनस C2 B3, इसको ध्यान से देखो, ये हमारा यही डिटर्मिनेंट है जो विदाउट इंटरचेंजिंग हमारा जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल कर आई थी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा लिख सकते हैं, क्योंकि ये वही वैल्यू है। तो यहाँ पर हमने इस वैल्यू की जगह क्या लिख दिया, डेल्टा। तो यहाँ से हमारी प्रॉपर्टी 2 वेरीफाई हो गई कि जब हमने रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज किया तो जो न्यू डिटर्मिनेंट है वो नेगेटिव ऑफ द फर्स्ट डिटर्मिनेंट आया। मीन्स रोज़ या कॉलम्स को, दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद जो हमारा डिटर्मिनेंट है उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, इसी को आप एक एग्जाम्पल से भी वेरीफाई करवा सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में किया था। कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, मान लो हमने उस एग्जाम्पल को सबसे पहले क्या करेंगे, विदाउट इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स इसको फर्स्ट एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो के अलावा, फिर इंटरचेंज कर लेंगे रो को या कॉलम्स को। तो हमने रो को इंटरचेंज कर लिया मान लो, तो 1 और 3 को जैसे भी हम इंटरचेंज करेंगे उसी हिसाब से हम उसी रो के अलोंग एक्सपेंड कर लेंगे। जो हमारा न्यू डिटर्मिनेंट आएगा वो नेगेटिव साइन में आएगा, ये हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी 3 करते हैं। अब जो है प्रॉपर्टी 3 करेंगे। देखिए प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है कि इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम्स, या तो रो की बात करें सिर्फ या कॉलम्स की बात करें, ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन्स सेम हो, या फिर ऑल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, then value of determinant is 0। देखिए इस प्रॉपर्टी में क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम है जो डिटर्मिनेंट में वो आइडेंटिकल हो जाएं या उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं सेम हो जाएं, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। यहाँ से हम एक एग्जांपल से इसको प्रूव करते हैं। लेट कर लिया हमने एक डिटर्मिनेंट ले लिया, मान लो 3 2 3 2 2 3 और 3 2 3, ये हमने एग्जांपल लिया। जब हम इसको एक्सपेंडिंग करेंगे अलोंग फर्स्ट रो, देखिए फर्स्ट रो को एक्सपेंड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, डेल्टा इज इक्वल्स टू 3 इंटू में ये हो जाएगा 6 माइनस 6, फिर -2 इंटू में जब 2 की रो और कॉलम छिपाएंगे आएगा 2 इंटू 3 6 माइनस 3 3 इज़ 9 प्लस 3 इंटू में ये आ जाएगा 2 2 4 माइनस 6।
जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ तो 6 माइनस 6 क्या बन गया 0, तो फर्स्ट टर्म तो 0 हो गई, माइनस यहाँ से अंदर -3 बचेगा, बाहर -2 है तो ये 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, फिर प्लस 3 इंटू में यहाँ -2 है तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6 क्या आ गया 0। तो हमने क्या दिखाया कि यहाँ पर हमारी ये R1 और ये R3 क्या थी, आइडेंटिकल थी। यहाँ पर R1 और R3 हमारी आइडेंटिकल थी, तो हमने क्या दिखाया कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है। प्रॉपर्टी 3 भी हमें क्या कह रही थी कि 2 रो या फिर 2 कॉलम डिटरमिनेंट में अगर वो आइडेंटिकल हों या उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो 0 होगी। और यही हमने इस एग्जांपल से प्रूव कर दिया। हमने R1 और R3 को आइडेंटिकल लेकर चले थे और जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आई है वो क्या आई है 0 आई है। तो यहाँ से हमारी प्रॉपर्टी 3 भी वेरीफाई हो जाती है। अब प्रॉपर्टी 4 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है कि इफ ईच एलिमेंट of a row और ए कॉलम, वही बात है हर प्रॉपर्टी में या तो कॉलम के ऊपर लगानी है या तो रो के ऊपर लगानी है। ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट मान लिया कांस्टेंट के से हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट है रो का या कॉलम का अपने डिटरमिनेंट में, उसको हम किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो जो डिटरमिनेंट की होल वैल्यू है वो भी के साथ मल्टीप्लाई होकर मिलेगी। लेट्स गेट वेरीफाइड दिस। डेल्टा इज इक्वल टू, लेट किया हमने A1 A2 A3, B1 B2 B3 C1 C2 और C3। ठीक है, ये हमने अपना डिटरमिनेंट जो है कंसीडर कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे कि जो डेल्टा 1 आएगा हमारे पास, मतलब कि जो न्यू आएगा, वो हमें क्या मिलेगा, एक फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम किसी को भी अगर हम के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मान लो मैंने फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा 1 मिलेगा जो न्यू डिटरमिनेंट आएगा। तो लेट कर लिया एंड डेल्टा 1 बी द डिटरमिनेंट obtained by multiplying the elements first column by constant k। तो देन हमारे पास जो डेल्टा 1 आएगा वो क्या बन जाएगा, डेल्टा 1 जो बनेगा, हमने क्या किया, कॉलम को मल्टीप्लाई किया है तो फर्स्ट कॉलम क्या है हमारा A1 B1 C1, के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जब इसको, ये हो जाएगा के A1 के B1 के C1, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा सेम एज इट इज़ A2 B2 C2 A3 B3 और C3। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम, कि हमने फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किया है कि, तो हम फर्स्ट कॉलम के अलोंग ही इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम वी गेट, देखो यहाँ से डेल्टा 1 क्या हो जाएगा हमारा, पहले के A1 बार मल्टीप्लाई, अंदर क्या बचेगा B2 C3 माइनस C2 B3, फिर माइनस के B1 इंटू में, इसके इंटू में क्या आएगा A2 C3 और माइनस में A3 C2, तो इसको लिखो A2 C3 माइनस C2 A3, फिर प्लस के C1 करेंगे और
KC1 करेंगे जब क्या आएगा A2 B3 माइनस A3 B2, ये हो जाएगा A2 B3 माइनस B2 A3। अब देखो इस टर्म में भी K इंटू में है, इस टर्म में भी K इंटू में है और इस टर्म में भी K इंटू में है, तो हम क्या करेंगे K को कॉमन निकाल लेंगे। तो अंदर बचा A1 इंटू में B2 C3 माइनस C2 B3, माइनस B1 इंटू में A2 C3 माइनस C2 A3, क्योंकि हमने कंप्लीट में से K बाहर निकाला है, प्लस C1 इंटू में A2 B3 माइनस B2 A3, ये हो जाएगा हमारा। अब देखो आपने बहुत बार कर लिया K इंटू में, ये जो हमारी चीज़ है ये हम कैसे करते हैं, जब हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते थे हमारे इस डिटर्मिनेंट को, गिवन डिटर्मिनेंट को, तो हमारी यही वैल्यू आती है A1 इंटू में B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस B1 के इंटू में ये प्लस C1 के इंटू में ये। तो क्या मैं इसकी जगह पर इसको क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा लिख सकती हूँ। तो ये क्या आ गया हमारा डेल्टा 1 किसके इक्वल आया, K इंटू डेल्टा के। तो यहाँ से हमारी प्रॉपर्टी क्या होगी, वेरीफाई होगी, क्योंकि इन्होंने क्या बोला था कि या तो हम किसी एक रो को K के साथ मल्टीप्लाई कर दें या फिर किसी कॉलम को K के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जो हमें वैल्यू मिलेगी डिटर्मिनेंट की वो होल डिटर्मिनेंट के साथ K इंटू में मिलेगा। तो ऐसा ही हमने प्रूव कर दिया है कि जो नया डिटर्मिनेंट था वो किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट डिटर्मिनेंट के साथ K इंटू में करें, मतलब K जो है मल्टीप्लाई होकर मिलेगा हमें पहले वाले डिटर्मिनेंट के साथ, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी 5 करते हैं। इसको आप एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी 4 को एग्जाम्पल करके देखते हैं। एक ये आपने एग्जाम्पल लिया, डेल्टा है यहाँ पर 18 36 1 3 4 17 3 और 6, ये आपको डिटर्मिनेंट गिवन है, ठीक है। अब जो फर्स्ट रो है इसको ध्यान से देखो, R1 को अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 6 कॉमन निकाल लो इसमें से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 6 इंटू 17 6 इंटू 3 और 6 इंटू 6, और ये एज इट इज़ 1 3 4 17 3 6, ठीक है। मैंने सिर्फ क्या किया है, इस फर्स्ट रो को एक कॉमन फैक्टर के साथ 6 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया कि 6 इंटू 17 करेंगे 102 आएगा, 6 इंटू 3 करेंगे 18 आएगा और 6 इंटू 6 करेंगे तो वापस 36 आएगा। तो मैंने सिर्फ ये चीज़ किया है। अब इस प्रॉपर्टी में इस 6 को अगर हम बाहर निकाल लें तो अंदर हमारे पास क्या बचता है, 17 3 6 1 3 4 17 3 और 6। अब देखो यहाँ पर R1 और R3 को आप जब देखते हैं तो ये क्या दिख रही है, हमें आइडेंटिकल दिख रही है। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी, प्रॉपर्टी 3, जिसमें क्या बोला गया था कि डिटर्मिनेंट में अगर दो रो आइडेंटिकल हो जाती हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ से हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब प्रॉपर्टी 5, यहाँ पर हमने इसको इवेल्युएट किया है, इवेल्युएट करना दिया था ये हमें। प्रॉपर्टी 5 देखिए, इफ़ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम of a determinant are expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more
डिटर्मिनेंट्स। देखिए प्रॉपर्टी 5 को ध्यान से पढ़िए कि इफ़ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट, मतलब कि जो हमारा डिटरमिनेंट था उसमें या तो हम कुछ एलिमेंट्स को या एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स को एक्सप्रेस कर सके सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स में, मीन्स एक या एक से ज़्यादा टर्म्स में अगर हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं तो जो हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो भी क्या होगी, सम ऑफ 2 और मोर डिटरमिनेंट्स। जितनी टर्म्स में हमने ऐड किया है डिटरमिनेंट के अंदर एलिमेंट्स को, उतनी ही टर्म में हमें आंसर में क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट प्लस में मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर करें इसको। फॉर एग्जाम्पल हमें डिटरमिनेंट गिवन है a1 प्लस डेल्टा लैम्डा 1, a2 प्लस लैम्डा 2, a3 प्लस लैम्डा 3, b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये हमें एक डिटरमिनेंट गिवन है और इसको हम प्रूव क्या करना चाहते हैं। देखो जैसे फर्स्ट रो को हमने 2 टर्म्स में लिखा है, a1 प्लस डेल्टा 1 में, a2 प्लस डेल्टा 2 में, a3 प्लस डेल्टा 3 में, मतलब फर्स्ट रो का हर एलिमेंट जो है 2 टर्म्स में लिखा जा रहा है। तो हमें क्या दिखाना है कि जो हमारा डिटरमिनेंट आएगा वो भी 2 उसमें आएगा। जैसे फर्स्ट जो बनेगा हमारा a1 a2 a3, b1 b2 b3 c1 c2 c3, और प्लस में जो नेक्स्ट डिटरमिनेंट होगा वो होगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, b1 b2 b3 और c1 c2 c3। ठीक है, ये कैसे आया इसको अभी प्रूव करके देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या गिवन है, a1 प्लस लैम्डा 1, a2 प्लस लैम्डा 2, a3 प्लस लैम्डा 3, b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब देखो ये हमारे पास 3×3 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट है। आपको पता है 3×3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जनरली जैसे 4.1 में करते आए हैं, ऐसे ही इसको सबसे पहले एक्सपेंड कर लेंगे फर्स्ट रो के अलोंग। एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो के अलोंग जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा बन जाएगा हमारा। सबसे पहले तो इनटू में आएगा a1 प्लस लैम्डा 1 और इसके इनटू में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन b2 c3 माइनस c2 b3, फिर माइनस में a2 प्लस लैम्डा 2 है यहाँ पर एलिमेंट, और इसके इनटू में क्या आएगा, जब हम इसको और इसको छोड़ देंगे तो एलिमेंट बचेंगे b1 c3 और b3 c1, तो यहाँ लिखेंगे b1 c3 माइनस में c2 b3। b1 c3 माइनस में b1 ये हो जाएगा b3 c1, फिर प्लस में जो थर्ड एलिमेंट है b3 प्लस लैम्डा 3 और इसके इनटू में क्या आ जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1। अब हमने यहाँ तक कर लिया। अब आप एक चीज़ देखिए कि ये जो a1 प्लस लैम्डा 1 है ये इस ब्रैकेट के साथ हमें मल्टीप्लाई करूँगा, मीन्स a1 की मल्टीप्लाई अलग इस ब्रैकेट के साथ और लैम्डा 1 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ अलग से। तो हम क्या करेंगे, पहले a1 की इसके साथ कर लेंगे और लैम्डा 1 की इसके साथ कर लेंगे, फिर a2 की इस ब्रैकेट के साथ और लैम्डा 2 की इस ब्रैकेट के साथ, ऐसे ही a3 की पूरी ब्रैकेट के साथ और लैम्डा 3 की पूरी ब्रैकेट के साथ। तो जो a1 a2 और a3 वाली मल्टीप्लाई होंगी उनको एक साथ रख लेंगे और जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 वाली मल्टीप्लाई होगी वो उसको एक साइड रख लेंगे। जैसे ये हो जाएगा हमारा a1 इंटू में, a1 के इंटू में पहले पूरी टर्म करनी हमें वो b2 c3 माइनस c2 b3, फिर प्लस a2 के इंटू में b1 c3 माइनस b3 c1, इसको भी लिख देते हैं माइनस में a2 b1 c3
माइनस B3C1, फिर प्लस में आएगा A3 के साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा B1C2 माइनस B2C1, B1C2 माइनस B2C1। ये तो हमने A1 A2 और A3 वाली मल्टीप्लाई रख ली, प्लस हमें लैम्डा 1 के साथ भी तो करनी है इसी चीज़ की मल्टीप्लाई, तो इसको भी लिखेंगे B2C3 माइनस C2B3, फिर प्लस माइनस लैम्डा 2 के साथ क्या आ जाएगी। अब देखो लैम्डा 2 है जो यहाँ पर प्लस में ही है, हाँ लैम्डा 2 है जो प्लस लैम्डा 2, A1 प्लस लैम्डा 1 था, फिर हाँ देखो यहाँ पर माइनस का साइन था A2 प्लस लैम्डा 2 के आगे, तो जब A2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस आ गया, और जब लैम्डा 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लैम्डा 2 है ये, तो यहाँ पर साइन हमारा क्या आएगा माइनस का आएगा, माइनस लैम्डा 2 इंटू में B1C3 माइनस B3C1 और प्लस लैम्डा 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा ये A3 वाला B1C2 माइनस B2C1। ठीक है, यहाँ तक जब हमने कर लिया, ये हमने रीअरेंज कर दिया शुरू से ही कि A1 A2 A3 को एक साइड और लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 को एक साथ रखेंगे। तो अब हम देखो ये जो इतनी चीज़ हमारी A1 A2 और A3 वाले, ये तो हमारा क्या होता है नॉर्मल जो डिटर्मिनेंट होता है किसका A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। देखो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा यही तो आता है कि A1 के इंटू में ये चीज़, A2 के इंटू में ये वाली चीज़ और A3 के इंटू में ये, जैसे फर्स्ट रो के अलॉन्ग हम एक्सपेंड करते हैं। फिर प्लस में जो लैम्डा 1 वाली ये इतनी जो चीज़ दिख रही है ये हमें क्या दिख रही है, ऐसे ही लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। यहाँ से हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। हमने प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी कि अगर हम एलिमेंट्स को दो टर्म्स में लिख सकते हैं तो जो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी वो भी दो डिटर्मिनेंट्स में मिलेगी। ठीक है, यहाँ से हमारी प्रॉपर्टी 5 भी क्लियर हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल से करें, A B C A प्लस 2x B प्लस 2y और C प्लस 2z x y और z, ये हमें इक्वल टू 0 करके दिखाना है कि ये क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखो हम इसको कैसे कर सकते हैं, हमें क्या गिवन है A B C A प्लस 2x B प्लस 2y और C प्लस 2z x y z। अब प्रॉपर्टी से हम इसको क्या लिख सकते हैं, A B C फिर A B C x y z और प्लस में A B C। अब देखो हमने ऊपर वाली प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा है कि जो दो किसी भी रो को अगर हम दो टर्म्स में लिख सकते हैं तो हमें डिटर्मिनेंट भी उनका क्या मिलेगा, दो डिटर्मिनेंट मिलेंगे। फर्स्ट में तो जो फर्स्ट टर्म है A B C आ जाएगी और सेकंड में क्या आ जाएगा 2x 2y 2z और x y z। अब देखिए इसमें तो R1 और R2 ये आपकी क्या हो रही है, आइडेंटिकल हो रही हैं। आइडेंटिकल हो रही हैं तो हमने प्रॉपर्टी 3 पढ़ी थी कि अगर दो रोज़ हमारे पास आइडेंटिकल होती हैं तो उसमें डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0। तो ये वाला डिटर्मिनेंट है जो, ये तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि दो रो इसमें आइडेंटिकल है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद देखो हमारा क्या आएगा, ये हमें कुछ के कॉन्स्टेंट टाइप दिख रहा है, तो इसको अगर हम बाहर निकाल लें A B C x y z और यहाँ भी x y z, मीन्स हमने ये 2 इस सेकंड रो से बाहर निकाल लिया। तो अब देखो इसमें R2 और R3 जो है आइडेंटिकल आ रहे हैं, तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, प्रॉपर्टी 3 लगाई कि हम जो है दो रो अगर आइडेंटिकल हो जाती हैं तो डिटर्मिनेंट 0 बनेगा। और प्रॉपर्टी 4 लगाई कि स्केलर को अगर हम बाहर निकाल लें तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई है और टर्म्स के साथ हर एलिमेंट के साथ भी मल्टीप्लाई है। तो यहाँ से ये दो रो आइडेंटिकल आ जाते हैं तो ये भी डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो होल डिटर्मिनेंट है यह हमारा क्या होगा, 0 + 0। और हमें यही प्रूव करके दिखाना था कि ये जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल आएगी। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर्टी 3 4 और 5 का यूज़ करके हमने 0 दिखा दिया।
अब है जो इस एक्सरसाइज की सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, डेट इज़ प्रॉपर्टी 6। ये क्या है कि इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम of a determinant the equimultiples of corresponding elements of other row or column are added then the value of determinant remains same। देखो इस प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है कि इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम of a determinant the equimultiples of the corresponding elements of other row or column are added then the value of the determinant remains the same। मतलब कि अगर हम किसी रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में अगर दूसरी रो या कॉलम के इक्विमल्टीपल्स को ऐड करते हैं तो हमारी जो वैल्यू है डिटरमिनेंट की वो सेम रहेगी। मतलब अगर हम इसको सिंपली समझें तो ये क्या कहना चाहते हैं कि अगर हम ऑपरेशन लगाएं, इफ़ वी अप्लाई द ऑपरेशन आर आई, मतलब एक रो पर जब हम ऑपरेशन लगाएं और उसके अनदर रो के इक्वी मल्टीपल्स को इसमें ऐड करें तो जो हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो अनचेंज रहेगी। जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो सेम रहेगी। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। इन्होंने यही बात बोली थी प्रॉपर्टी 6 में कि अगर हम किसी रो में कोरस्पॉन्डिंग दूसरी रो का कोई इक्वी मल्टीपल्स को फर्स्ट रो के उसी एलिमेंट में ऐड करें तो जो हमारा डिटरमिनेंट है वो अनचेंज रहेगा। मींस अगर हम रो के ऊपर ये वाला ऑपरेशन लगाएं या फिर कॉलम के ऊपर सेम यही वाला ऑपरेशन लगाएं तो जो हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो अनचेंज रहेगी। जो हमारा डिटरमिनेंट है वो अनचेंज रहेगा। इसको वेरीफाई करते हैं। लेट कर लिया, डेल्टा दे रखा है हमें A1 A2 A3, B1 B2 और B3, C1 C2 C3। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर एक ऑपरेशन लगाया, मान लो R1 के ऊपर लगाया हमने। R1 के ऊपर हमने क्या ऑपरेशन लगाया, R1 प्लस K इंटू R3। ये हमारी R1 थी, ये हमारी R3 थी। R3 को अगर हमने K के साथ मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड करवा दिया तो करें इसको। R1 में ऐड करवाना है क्या, इसको R3 को K के साथ मल्टीप्लाई करके। तो मान लिया यहीं पर मैं कर रही हूँ, K के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और जब हम इसको R1 में ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, A1 प्लस KC1 A2 प्लस KC2। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड करना है ना, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चलेंगे। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में हमें ऐड करना है। अब हमने तो सिर्फ रो 1 पर ऑपरेशन लगाया है, इसी वजह से रो 1 में ही चेंज आएगा, बाकी की दो रो सेम रहेंगी, C1 C2 C3। यहाँ तक कर लिया हमने। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ऐसे दो टर्म्स में हम किसी रो के एलिमेंट्स को लिख सकते हैं तो हमारा जो डिटरमिनेंट मिलेगा वो भी दो टर्म्स में मिलेगा। फर्स्ट तो क्या हो जाएगी हमारी A1 A2 A3, B1 B2 B3 और C1 C2 C3। एक तो हमारा ये डिटरमिनेंट बनेगा, प्लस में एक क्या बनेगा, ये वाली सेकंड वाली टर्म KC1 KC2 KC3
B1 B2 B3 C1 C2 और C3। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये तो हमारा क्या है, गिवन जो हमने ये मान के चले थे डेल्टा प्लस। अब इसमें देखो अगर मैं K को फर्स्ट रो से बाहर निकाल देती हूँ तो C1 C2 C3 बचेगा रो 1 की जगह, B1 B2 B3 है ही हमारे पास, और रो 3 C1 C2 C3। अब इसमें देखो R1 और R3 जो है क्या हो गई हमारी, आइडेंटिकल हो गई। और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो रोज़ आइडेंटिकल होती हैं तो दो रोज़ जब आइडेंटिकल होंगी तो क्या होगा, हमारा डिटरमिनेंट जो है 0 होता है। तो यहाँ से ये वाली जो हमारी टर्म थी ये क्या हो गई, 0 हो गई। और हमारा आंसर क्या बचा, जो हमें गिवन डिटरमिनेंट था। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि जो हमारा, इसको हम डिनोट कर रहे हैं डेल्टा 1 से। तो यहाँ से हमारा आ गया कि जो डिटरमिनेंट गिवन था वो डेल्टा 1 के इक्वल आ गया। मतलब कि हमने जब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में सेकंड रो के इक्वी मल्टीपल्स को ऐड किया तो हमारा जो डिटरमिनेंट है वो अनचेंज रहा है हमारे पास। ठीक है, यहाँ से हम एक तो रिजल्ट निकाल सकते हैं, एक तो कि अगर डेल्टा 1 है जो हमारा, ये जो डिटरमिनेंट है वो हमें मिला है क्या करके, ये ऑपरेशन लगाकर, डिटरमिनेंट की ये ऑपरेशन लगाकर हमें मिला है। अगर मैं इसको ऐसे ना करके ऐसा ऑपरेशन लगाती इसके ऊपर, मान लो हमें जो डेल्टा 1 मिलता वो कैसे मिलता, ऑपरेशन लगाती मैं RI K इंटू RI, मीन्स मैं R1 पर ऑपरेशन लगा रही हूँ और उसमें चेंज क्या कर रही हूँ, सिर्फ उसको स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करवा रही हूँ K के साथ। या फिर मैं कॉलम के ऊपर ऑपरेशन लगा रही हूँ और उसी कॉलम के मल्टीपल करके किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा के मैं उसमें चेंज कर रही हूँ। तो जो डिटरमिनेंट है हमारा, वही चीज़ अगर हम स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो क्या आएगा हमारे पास, लैम्डा 1 क्या हो जाएगा, K इंटू में जो हमारा फर्स्ट डिटरमिनेंट था इसके इक्वल आ जाएगा। ये तो हमने प्रॉपर्टी 5 में भी पढ़ा है, प्रॉपर्टी 5 नहीं 4 में पढ़ा है कि स्केलर के साथ अगर मतलब किसी भी स्केलर के हम रो या कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं कॉन्स्टेंट टर्म की, तो हमारी क्या होगी, वो डिटरमिनेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर निकलेगा। ऐसे ही हमने अगर रो में या कॉलम में क्या करवाया, सिर्फ उसी रो के साथ एक कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करवाई है तो हमारा जो डिटरमिनेंट है वो K के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारा जो न्यू डिटरमिनेंट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, K इंटू डेल्टा। एक तो चीज़ ये होगी। सेकंड जो चीज़ है क्या है कि अगर हम एक ऑपरेशन लगाते हैं, एक रो पर कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं, या मान लो हम एक स्टेप में, या जैसे हमने इस स्टेप में सिर्फ एक ऑपरेशन लगाया, लेकिन मान लो अपनी उससे हम एक और ऑपरेशन लगाना चाहते हैं R2 पर। मान लो मैंने R2 प्लस KR3 कर दिया, मतलब हमने एक ऑपरेशन तो लगाया R1 पर, एक R2 पर, एक स्टेप में हमने कई सारे ऑपरेशन लगाने हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रो एक ऑपरेशन से एक बार इफेक्ट होगी, जैसे मैंने R1 पर लगाया था तो R1 जो है इस ऑपरेशन से अफेक्टेड होगी हमारी, इस ऑपरेशन का जो असर पड़ेगा वो हमारी R1 पर चेंज करेगा। तो इसी वजह से जो हम सेकंड ऑपरेशन लगाएंगे उसमें हम लगाते टाइम ध्यान रखेंगे कि ये R1 यूज़ ना हो उसमें। यहाँ पर हमने R3 इसीलिए लगाया है क्योंकि जब हम फर्स्ट ऑपरेशन लगाए थे तो R1 यहाँ से चेंज हो जाती है और इसी वजह से हम यहाँ पर R1 नहीं ले सकते। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि अगर हम एक स्टेप में कई सारे ऑपरेशन लगाना चाहते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रो फर्स्ट ऑपरेशन में हमारी चेंज हो गई है वो हमारे सेकंड ऑपरेशन में यूज़ ना हो, क्योंकि उसका फर्स्ट ऑपरेशन का इफेक्ट जो है R1 पर पड़ चुका है। जिसे हम एग्जाम्पल 11 करते हैं एक्सरसाइज में। आप एग्जाम्पल बुक खोलेंगे, जब एग्जाम्पल 11 आता है तो उसको हमें देखें, a प्लस b प्लस c 2a 3a प्लस 2b 4a प्लस 3b प्लस 2c 3a 6a प्लस 3b 10a प्लस 6b प्लस 3c। इसको हमें प्रूव करना है a क्यूब के इक्वल। ठीक है, अब हम इसको कैसे भी करें हमें ये चीज़ दिखानी है और हमें क्या करना है, या तो हम रो के ऊपर ऑपरेशन लगा सकते हैं या तो हम कॉलम के ऊपर लगा सकते हैं। तो
तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, देखिए अगर हम यहाँ पर इसको 0 बनाना चाहें, इस एलिमेंट को अगर हम 0 बनाना चाहें तो मैं क्या करूँगी, R2 पर चेंज करना पड़ेगा। R2 पर क्या चेंज करना पड़ेगा, अगर मैं R2 से माइनस कर दूँ, R2 से मैं क्या माइनस कर दूँ, 2A अगर मैं माइनस करती हूँ यहाँ से, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 बनेगा। तो मैंने क्या किया, R1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके R2 से माइनस कर दिया। ठीक है, ऐसे ही मैंने क्या किया, यहाँ पर भी 0 बना लेती हूँ ताकि हमारा सम ईजी हो जाए। तो मतलब यहाँ 0 बनाना है तो हमें R3 में चेंज करना है। R3 में हमें क्या चेंज करना है, अगर मैं R1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर R3 से माइनस कर दूँ तो हमारा यहाँ पर बन जाएगा 0। देखो करते हैं पहले। देखो मैंने इसमें सेकंड उसका ध्यान रखा है कि मैंने एक स्टेप में 2 ऑपरेशन यूज़ कर लिए, लेकिन मैंने R2 पर फिर दोबारा कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट ऑपरेशन लगाया वो R2 पर असर डालेगा, R2 पर असर डालेगा। इसीलिए जो हमने सेकंड ऑपरेशन लगाया हमने उसमें R2 को कहीं यूज़ नहीं किया, क्योंकि जो फर्स्ट ऑपरेशन की वजह से R2 हमारी चेंज हो जाएगी और फिर हम उसके बाद R3 में इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो हम R3 में भी R3 माइनस 3R1 करेंगे और R2 में R2 माइनस 2R1 करेंगे। तो करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ से हमारा जो डेल्टा है वो क्या आ जाएगा, अब हमने R1 पर तो कोई ऑपरेशन नहीं लगाया तो R1 तो हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब ये वाली चीज़ देखो, R2 में 2 इंटू R1 करके सब्ट्रैक्ट करना है हमें। R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 2A को जब 2A से माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। ऐसे ही यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2A और 2B, और जब इसमें से माइनस करेंगे तो 2B और 2B तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से बचेगा 3A माइनस 2A, तो यहाँ क्या आ गया, हमारा A आ गया। ऐसे ही जब यहाँ पर करेंगे इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C, इसमें से माइनस करेंगे मतलब 4A में से 2A माइनस करेंगे तो 2A बचेगा, 3B में से 2B माइनस करेंगे तो प्लस में B बचेगा, और 2C में से 2C माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0। तो वो लिखते नहीं है, 2A प्लस B लिख लिया। अब R3 की बात करें, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई करवाया, 3A आ गया, इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ तो आ गया हमारा 0। अब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाऊँगी, आ गया 3A और 3B। अब 6A में से 3A माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3A आएगा, और 3B में से 3B माइनस करेंगे तो 0 आएगा। फिर इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो यहाँ आएगा 3A 3B 3C। 10A में से 3C माइनस करेंगे, 10A में से 3A माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7A। फिर प्लस में यहाँ क्या था हमारे पास 6B और यहाँ आया था 3B, तो यहाँ से माइनस करने के बाद 3B। अब यहाँ 3C और यहाँ भी 3C बन रहा था, तो 3C माइनस 3C 0। तो ये 2 ऑपरेशन लगाने के बाद हमारा डिटरमिनेंट क्या बन गया, ये बन गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो हम इसको और थोड़ा सा इजी बनाएं। क्या हम इसको 0 बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। अगर हम इसमें से 3 मल्टीप्लाई करके और इस रो में से माइनस कर दें जैसे यहाँ पर किया था, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो अब हम R3 पर चेंज करवा रहे हैं, क्या R3 में से माइनस कर देंगे R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ समझ आया। अगर इसको सॉल्व करें तो फर्स्ट रो तो एज इट इज़ रहेगी, यहाँ सेकंड रो भी एज इट इज़ रहेगी। अब हमें चेंज करना है रो 3 में। अब 0 0 वाला तो यहाँ 0 ही रहेगा। अब R2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 3A आएगा, और R3 में से उसको फिर माइनस करें तो 3A माइनस 3A, यहाँ भी हमारा क्या आ गया, 0। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 6A प्लस 3B। अब 7A में से 6A माइनस करेंगे तो A आएगा, और 3B में से 3B माइनस करेंगे तो 0। तो यहाँ बच गया सिर्फ A। अब ये भी हमारा क्या है, 3 इंटू 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम किसी भी रो या कॉलम के अलोंग हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो हमने क्या कर लिया, C1 में हमारी 2 0 आ रहे हैं, मतलब जब हम एक्सपेंड करेंगे तो सिर्फ हमें एक उसके साथ एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने को बचेगा, बाकी 2 जो है टर्म 0 हो जाएंगे। तो हमारा ईजी कैसे पड़ेगा कि हम इसको कॉलम फर्स्ट के साथ एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो वी गेट, देखो हमें क्या मिलेगा,
ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास एलिमेंट बचे यहाँ पर A0, 2A प्लस बी और A, ठीक है। प्लस में 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो मैं इसको कंप्लीट 0 ही लिख देती हूँ, और फिर यहाँ पर भी 0 माइनस आएगा, यहाँ पर 0 प्लस 0, ठीक है। तो मतलब हमें सिर्फ ये चीज़ सॉल्व करनी है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर माइनस में 0 के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, तो a इंटू ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, a क्यूब बन जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो मतलब ऐसे ही हमें ऑपरेशन लगाकर अपने बाकी के सभी एग्जाम्पल्स को भी कंप्लीट कर लेना है। अब जैसे एग्जाम्पल सारे कर लेते हैं शायद, एक एग्जाम्पल और करते हैं, 12th एग्जाम्पल। हमें क्या करना है कि विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव डैट, जो हमें डिटर्मिनेंट है इसको विदाउट एक्सपेंड किए x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स, जेड एक्स वाई 1 1 1, इसको किसके इक्वल दिखाना है, 0 के इक्वल दिखाना है। देखो इसको कैसे करेंगे, अब हमें एक्सपेंड तो करना नहीं, तो हमें सिर्फ ऑपरेशन से करना है। अगर हम क्या कर लें, R1 में चेंज करें, R1 और R2 को ऐड कर दें तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ y ऐड होगा तो x प्लस वाई प्लस जेड। ऐसे ही करते हैं। हमने क्या किया, ऑपरेशन लगाया, अप्लाइंग R1 पर हमने लगाया R1 प्लस R2, हमने 2 रोज़ को जो है ऐड कर लिया, तो हमें क्या मिलेगा, देखो ये हमारा डेल्टा है, क्या बन जाएगा, R1 पर चेंज करना है, R2 इसमें ऐड करनी है, तो पहले Z ऐड होगा तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड उस पर x ऐड होगा तो ये भी x प्लस वाई प्लस जेड, फिर थर्ड पर भी x प्लस वाई प्लस जेड, और इसमें R2 और R3 एज इट इज़ 1 1 1। अब देखो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। एक प्रॉपर्टी थी ना हमारी कि अगर हम रो को क्या करें, किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है या किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, मान लो हम R1 में से x प्लस वाई जेड कॉमन निकाल लें तो क्या आएगा हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड, R1 से हमने बाहर किया तो यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर भी 1 आया, यहाँ पर भी 1 आया, जेड एक्स वाई और 1 1 1। अब देखो यहाँ पर R1 और R3 क्या हो गई, हमारी आइडेंटिकल हो गई, या फिर हम इसको कॉमन ना निकाल लें तो क्या बोल देंगे कि R1 और R3 हमारी क्या है, प्रोपोर्शनल में है, क्योंकि एक कॉमन फैक्टर बन रहा है R1 में x प्लस वाई प्लस जेड। अगर हम इसको इसमें साइड करें तो 1 1 1 आएगा पूरी रो में, तो हमने क्या बोल दिया कि R1 और R3 इस सब में क्या है, प्रोपोर्शनल है। या फिर ये बोल लो कि अगर कॉमन निकालने के बाद करते हैं तो R1 और R3 क्या है, आइडेंटिकल हैं। तो जो सारे एलिमेंट्स हैं R1 और R3 के आपस में प्रोपोर्शनल हैं या आइडेंटिकल हैं तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, अपनी प्रॉपर्टी 3 यहाँ पर यूज़ हुई है, ठीक है। बाकी के जो एग्जांपल्स हैं वो हम एक्सरसाइज वाली क्लास में कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाकी आप ट्राई कर लेना एक बार, ठीक है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।